प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो आज आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम बढ़ते हैं आज क्लास की ओर और मैंने कहा था कि अब जो क्लास होंगी सभी विषयों की होंगी, ठीक है। जितने भी विषय हैं सारे विषय यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, आपको कहीं पर भी भागने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज इस कड़ी में आप देखिएगा हमारा यूपीएसआई 12 तारीख से लग गया है, तो उसी के लिए हम क्लास चालू करना है। यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल 2 क्लास आएंगी, एक यूपीएसआई के लिए स्पेशल आएगी और एक एसएससी जीडी के लिए होगी। तो सबसे पहले आज जो हम क्लास चालू करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता की। किसकी? तो हम आप बात करेंगे भारतीय, ये आप याद करिएगा, ये आपके एग्जाम में आनी हुई है। तो हम बात करें किसकी? भारतीय दंड संहिता की। किसकी भैया? भारतीय दंड संहिता। और जब दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता हो गई और संहिता के बाद कहेंगे एवं दंड प्रक्रिया संहिता। तो याद रखिएगा एवं दंड, बात समझिएगा, एक तो भारतीय दंड संहिता को पढ़ेंगे एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यहाँ पर एवं लगा लेते हैं, तो एवं दंड प्रक्रिया संहिता। तो आप देखिएगा कि ये जो अनुभव है मेरा पहली बार है डिजिटल बोर्ड में, तो इसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो विधि है ये है क्या, ये कानून है क्या। तो आप देखो कि कानून की एक अवधारणा होती है, कानून की अवधारणा होती मानव की जो गतिविधियां होती हैं उनको विनियमित करना के लिए एक नियम प्रक्रिया जिसमें लोगों के बीच शांति बनी रहे, किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो कानून की एक अवधारणा देख लेते हैं। आपके एग्जाम में एक सीधी सी मैं परिभाषा आपको देना चाहता हूं। तो अगर आपसे बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए तो है क्या, तो आप देखो कि कानून की अवधारणा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो चीज़ें हम करते हैं एक नियमित तरीके से, आपको वेल कंप्लीट, एकदम कंप्लीट चाहिए तो आपको आना ही पड़ेगा प्रयाग एकेडमी में। तो आइए कानून की अवधारणा की बात करते हैं। किसकी? कानून की अवधारणा। तो आप देखिए जो कानून की हमारी अवधारणा है वो है क्या। तो सबसे पहले कहेंगे मानव की गतिविधियां। किसकी बात करेंगे? मानव की गतिविधियां जो हैं। तो आपसे कह सकता है मानव की जो गतिविधियां हैं, तो यहां से याद रखिएगा गतिविधियां। अब इन्हीं गतिविधियों की जो बात करेंगे तो वही बात यहाँ पर भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया में हम करने वाले हैं। तो कह रहा है कि कानून की अवधारणा मानव की गतिविधियों को विनियमित, मानव की गतिविधियों को विनियमित, तो यहाँ से याद रखिएगा, थोड़ा पहली बार है तो लिखने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए और मैं लिखने का भी एकदम साफ प्रयास करूंगा, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। पहला अनुभव है तो मैंने कहा कि कानून की जो अवधारणा होती है मानव की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए होती है। क्या होती है? विनियमित करने के लिए होती है। तो भाई आप समझो कानून क्या होता है, करने के लिए होती है। तो यहाँ से एक बात समझ गए होंगे कि कानून है क्या। विनियमित करने के लिए करने के लिए एक निर्मित प्रक्रिया है, करने के लिए एक निर्मित प्रक्रिया है। कौन सी? निर्मित है, बनाई गई प्रक्रिया है। तो बात समझें, यहाँ से आपका कानून हो गया। तो भारतीय दंड संहिता का प्रारंभ करते हैं। अभी करेगी क्या? तो आप देखो कि लोगों के बीच शांति स्थापित करेगी। भाई ये क्यों बनाई जा रही है? कि लोगों के बीच दिक्कत ना आए लोगों को। तो कह सकते हो लोगों के लिए शांति स्थापित करने के लिए, या लोगों के बीच शांति स्थापित करने के लिए। तो लोगों के बीच शांति स्थापित करने के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ से आपसे मैंने एक चीज बता दी, स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर करने के लिए, तो यहाँ से आप देखिएगा मैंने एक आपको परिभाषा बता दी, तो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये मैंने आपको परिभाषा बता दी। और ये परिभाषा किसकी बताई भाई? कानून।
कि कानून की अवधारणा मानव की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक निर्मित प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया किसके बीच? लोगों के बीच आप देखोगे शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हमने भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। तो अब आइए कि जैसे एक बात करते हैं कि एक बात समझे कि अब हमारी जो भारतीय दंड संहिता है उसको कितने पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं विधि को निम्न दो प्रारूपों में, किसमें? विधि को निम्न दो प्रारूपों में बांटा जा सकता है। तो बात करो कि विधि को, किसकी बात करेंगे? विधि को निम्न दो प्रारूपों में, विधि को निम्न दो प्रारूपों में बांटा जा सकता है। बात समझे कि विधि को निम्न दो प्रारूपों में बांटा जा सकता है। तो आपसे अगर कहता है कि विधि को कितने पार्टों में बांटा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि विधि को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब आप देखिएगा, जब विधि को दो भागों में विभाजित कर देंगे तो अब वो भाग क्या होंगे? तो सबसे पहले भाग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे प्रथम भाग की बात करेंगे। तो मौलिक विधि की बात करेंगे। किसकी बात कर देंगे? मौलिक विधि। तो यहां से आप याद करेंगे कि पहली विधि मैंने कौन सी बांट दी भाई? मौलिक विधि बांट दी। कौन सी? मौलिक विधि। अब मौलिक विधि के बाद जाओगे तो आप देखोगे आपको प्रक्रिया विधि मिल जाएगी। कौन सी? प्रक्रिया। तो यहां से याद करो दो विधियां हैं आपकी, कौन सी आगे? प्रक्रिया विधि। तो यहां से एक आप ध्यान दीजिए इस चीज को कि दो आ गई, एक आपका मौलिक विधि आ गया, एक आपका प्रक्रिया विधि आ गया। अब इस मौलिक और प्रक्रिया विधि को पढ़ें तो इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपके विषय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इससे हम आप रफ करते हैं। तो आइए इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दो बातें समझ गए। तो अब आओ देखते हैं, शायद एग्जाम में सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ दे कि मौलिक प्रक्रिया विधि का पार्ट कौन सा है, प्रक्रिया विधि का पार्ट कौन सकता है। तो आप देखोगे जो मौलिक विधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मौलिक विधि की। तो आओ दोनों विधियों की बात करते हैं कि ये विधियां होती क्या है। तो सबसे पहले आपकी हम मौलिक विधि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई? मौलिक विधि की। तो ये जो मौलिक विधि है तो जो अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करती है। क्या करती है? जो अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करे वो भाई मौलिक विधि होती। तो बात समझे कि जो अधिकारों, किसकी बात करेगा? जो अधिकारों की बात करेगा। जो अधिकारों, किसकी बात कर दी भैया? जो कह रहा है जो अधिकारों और कर्तव्यों को, किसको कहेगा? जो अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट कर दे। क्या कर दे? स्पष्ट कर दे। और जो स्पष्ट कर दे तो वही कौन सी विधि हो गई भैया? आपकी मौलिक विधि हो गई। यहां से ये बात नोट करें कि मौलिक विधि क्या हो गई? जो आपके अधिकारों को और कर्तव्यों को स्पष्ट कर दे वो विधि कौन सी हो जाती है? आपकी मौलिक विधि हो जाती है। तो अब इसके बाद बात करेंगे अब प्रक्रिया विधि क्या होती है? जो कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण कर दे। क्या बात कर दे? किसकी बात करेंगे? प्रक्रिया विधि। तो अब देखिएगा यहां पर प्रक्रिया विधि क्या होती है, आइए देखते हैं। प्रक्रिया विधि, तो नंबर 2 वाली विधि कौन सी हो गई? प्रक्रिया विधि। अब प्रक्रिया विधि क्या होती है? तो यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रक्रिया विधि, तो जो प्रक्रिया विधि है तो हमने कहा जो कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण कर दे कि क्या होने वाला है, कौन सी सजा होगी या क्या होगा, ये सब स्पष्ट कर दे। तो कह दे जो कार्यवाही, किसकी बात कर रहा है? जो कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण करे। जो कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण करे।
तो आप देखिएगा जो कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण करे वो विधि कौन सी हो गई भाई? प्रक्रिया विधि। बात समझे? अब इन दोनों विधियों में कौन कौन से हमको अधिनियम पढ़ने हैं? तो एक तो आप देखोगे जो आपकी मूल विधि है उसमें भारतीय दंड संहिता 1860 पढ़नी है। एक क्वेश्चन याद करिएगा कि पहला पार्ट इसका कौन सा हो गया? वो हो गया भैया भारतीय, कौन सा हो गया? भारतीय दंड संहिता। तो आपसे कहेगा भारतीय दंड संहिता 1860। तो यहां से याद करो कि ये जो भारतीय दंड संहिता कितनी है? 1860। इसको हमें पढ़ना किसमें? मूल विधि में। तो आप देखिएगा मैं आपको एकदम क्लियर, एकदम आसान भाषा में चीजों का समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये विधि की भाषा है। इसमें मैं आप देखो कि एकदम सीधे सीधे शब्दों में आपको बातें बता रहा हूं जिससे आपको चीजें आसानी से स्पष्ट हो सकें। क्या हो? आसानी से स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता आपकी 1860। अब इसी में भारतीय संविदा अधिनियम आ जाएगा। बात समझे? इसी प्रक्रिया में भारतीय संविदा अधिनियम आ जाएगा। तो नंबर 2 पे आओ, भारतीय, कौन सा हो जाएगा भाई? भारतीय संविदा अधिनियम। तो यहां से आप देखिएगा क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। भारतीय संविदा अधिनियम, और ये जो भारतीय संविधान अधिनियम आया है तो आपसे कह सकता है कब आया? कि भारतीय संविदा अधिनियम जो है वो आपका कब आया? तो यहां से याद रखिएगा वो आपका आया है कब? 1872। ठीक, कब आ गया भाई? 1872। तो इस बात को करें याद कि भारतीय संविदा अधिनियम किसका पार्ट है? तो आपको दिख गया कि नंबर 1 वाली का पार्ट है। ठीक, अब इसके बाद बढ़ेंगे तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम आ जाएगा। तो ये जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है वो भी आप देखिएगा इसी में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसकी। तो जब इसकी बात करेंगे तो क्या हमने कहा? संपत्ति। तो आपका संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम। तो ये आप देखोगे जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, ये अधिनियम आपसे सीधा एग्जाम में कहेगा कि ये कब आया था? कि भाई संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब आया था? तो जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है वो भाई आपका 1882 में आया था। तो कब आया भाई? 1882 में आया। इस बात को नोट करें। 3 पॉइंट मौलिक विधि होती क्या है? जो अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट कर दे वो मौलिक विधि कहलाती है। नंबर 1, इसमें भारतीय दंड संहिता को हमको पढ़ना है। और भारतीय दंड संहिता है कब? तो आप देखिएगा आपका 1860। भारतीय संविदा अधिनियम कब है? 1872। आपका संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब है? 1882। ये बातें समस्त मूल विधि की होगी। अब हमारी कौन सी विधि? प्रक्रिया विधि। कौन सी? प्रक्रिया विधि। तो दंड, इसमें पहला पार्ट देखेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता की बात करोगे। इसकी दंड प्रक्रिया संहिता। तो आप बात करोगे तो यहां पर आ जाओ। तो क्या बात हमने की? दंड प्रक्रिया संहिता। तो यहां आओ, पहला नंबर कौन सा हो गया? दंड प्रक्रिया। बात समझिए, पहला नंबर क्या हो गया? दंड प्रक्रिया संहिता आपका 1973। ठीक है, कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, तो ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है आपसे सीधा पूछ सकता है। तो ये भाई आई है 1973 में। कब आई? तो 1973 में। तो इस बात को याद करो कि दंड प्रक्रिया संहिता ये किसका पार्ट है? तो ये प्रक्रिया विधि का पार्ट है। ठीक है, यहां से अगर छोटा सा भी क्वेश्चन आपने ध्यान नहीं दिया, उसने सीधे लाइन से उठा दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो भाई तो इसे शेयर करें। अब मैं ज़्यादा जल्दी से यही प्रयास करूंगा, कुछ संसाधन की कमी है अभी भी, उनको पूरा करने के बाद
आप देखिएगा कि हम तुरंत लाइव आने लगेंगे, क्योंकि जहां पर हमने डिजिटल बोर्ड लगाने का व्यवस्था बनाई थी वहीं पर हमारा वाईफाई लगा हुआ है, पर वहां पर बोर्ड नहीं लग पाया। तो अब जब वाईफाई आएगा 5 से 6 दिन में, तो वैसे ही हम लोग क्या होने लगेंगे, लाइव मिलने लगेंगे आपको, पर आपको वीडियो लगातार इसकी मिलती रहेंगी। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करेंगे। नंबर 2 आ जाओगा, तो सिविल प्रक्रिया संहिता। तो आप देखिएगा सिविल प्रक्रिया संहिता का भाई आपसे सीधा एग्जाम में कह सकता है। तो भाई सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करोगे तो 1908, किसकी बात करोगे, 1908। तो सीधा इस बात को याद करो कि 1908 में क्या आया, सिविल प्रक्रिया संहिता। तो आपको मैं एकदम रंगबाज तरीके से पढ़ा रहा हूं भाई, एकदम फटाफट वाली सीरीज है। आओ पढ़ो, एग्जाम करो, पास हो, वर्दी धारण करो। तो वो अगर क्लास लेनी है तो भैया आ जाओ अब प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आप देखोगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक। इसके बाद पढ़ोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। क्या पढ़ोगे, नंबर 3 में पढ़ोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, आपसे कहेगा कब आया, तो याद करो, यहां पर थोड़ा ऊपर लिख लो 1872। कब आया, 1872। तो आप देखिएगा कि मैंने आपको दोनों विधियों के बारे में, किसके बारे में, दोनों विधियों के बारे में एक एक चीज आपको एक अलग तरीके से करा दी कि जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि भारतीय दंड संहिता किस में आएगी, भारतीय संविदा अधिनियम किस में आएगा, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब आया, किस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात मैंने विधि की बताई कि किस लिए विधि होती है, वो आप देख सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। तो इसे हम अब करते हैं रफ, क्योंकि क्या है कि इस पर अनुभव नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें आप देखोगे आती हैं। कोई भी व्यक्ति आप देखोगे कभी भी एक दिन में नंबर 1 नहीं बनता, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ निरंतर प्रक्रिया जारी रहे। और आप निरंतर अगर चलते रहे तो आप देखिएगा आप एक दिन सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप इसलिए प्रयास नहीं करेंगे कि आज भीड़ बहुत है, ठीक है, भीड़ बहुत है, तो मामला बनने वाला नहीं है भाई। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कुछ करोगे। आप देखोगे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करें, फल की चिंता ना करें। पर हम लोगों का उल्टा है कि फल की तो चिंता बहुत है, पर कर्म की चिंता बिल्कुल नहीं। हमारे कंधों पे स्टार लगने चाहिए। कैसे लगने चाहिए, एसएससी में जीडी में जाना है, कैसे जाना है, इस पर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो हमें थोड़ा स्मार्ट बन के स्टडी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का कलेक्शन हो जो आपका सिलेबस हो। अगर सिलेबस के बाहर पढ़ेंगे, सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो मामला नहीं बनने वाला भाई। तो अब बात करेंगे दोनों दंड प्रक्रिया की आ गई। अभी जो भारतीय दंड संहिता है, आपसे ये कह सकता है कि जो भारतीय दंड संहिता है एवं दंड प्रक्रिया संहिता है, तो इसके बारे में अगर आपसे यही कह दे कि जो भारतीय दंड संहिता है इसका प्रारूप किसने बनाया, क्या बना देगा भाई, इसका प्रारूप किसने तैयार किया। सीधा क्वेश्चन आ गया कि भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया। तो जैसे आपको एक बात याद करो, यहीं पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया, संविधान सभा में एक छोटी सी समिति थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसीलिए उनको हम संविधान का पिता कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पर आप देखोगे संविधान का प्रारूप तो तैयार किया प्रारूप समिति ने। अब हम कह रहे भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया,
क्वेश्चन आपका ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। तो भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप तैयार करने वाला है, तो आप देखोगे आपका लॉर्ड मैकाले। कौन से? लॉर्ड मैकाले। तो इनके बारे में आप देखोगे ये सीधा कहा जाता है कि भाई प्रारूप विधि का है तो विधि आयोग करेगा, और उस समय इस विधि आयोग, याद रखिएगा, जो आपका कौन सा है? भारतीय विधि आयोग। कौन सा आ गया? भारतीय विधि आयोग। और इस भारतीय विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा कौन से? लॉर्ड मैकाले। इसीलिए मैंने उनको बताया कि आपके एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं तो भारतीय विधि आयोग। इसके पहले कि ये भारतीय विधि आयोग कैसे आया, कहां से आया, उस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। वहां से भी आपकी परीक्षा में एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आओ देखते हैं, क्योंकि ये पोर्शन आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले याद करो, मैंने दूसरी या तीसरी क्लास जो हमारी संविधान की है, उस क्लास में मैंने इसके बारे में बताया है। तो जिनको भी दरोगा देना है वो एक बार वहां पर जाएं और पढ़ें। अगर आपको स्टार लगाने हैं तो आप स्टार वाली क्लास में जाएं। भाई लेवल का भी तो पढ़ें। क्या क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा? क्या ABC लगाने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको विषय पर पकड़ बनानी पड़ेगी। तो विषय पर पकड़ बनाने के लिए आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करना होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो आपको चीजें आसान लगेंगी, और ऐसा हम करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक अधिनियम आया था, और वो अधिनियम था 1833, और ये अधिनियम था चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम था भाई? चार्टर अधिनियम। और इस 1833 चार्टर अधिनियम में एक बात कही गई, और वो बात क्या थी उसको आओ देखते हैं कि 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है वो किस बात की बात करता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो क्या बात कह रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक गवर्नर जनरल की परिषद होगी। भाई गवर्नर जनरल, आप देखिएगा यहाँ पर एक बात कही गई, और वो बात थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, क्या बात कही गई, तो आइए देखते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इस बात को मैं बताता हूं। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक, अब इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक, और फिर इसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 बातें करनी है, उनको आप बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ें, क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी? 1833, और 1833 का क्या है भैया? चार्टर अधिनियम है। अब ये अधिनियम आप सभी को पता है कि ये कुछ नियम कानून जारी करने के लिए ही बने थे, और उन्हीं के लिए आते थे। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कह रहा है? इसने सत्ता का केंद्रीकरण किया। क्या कह सकते हैं? हमने कहा इस अधिनियम से आपकी जो सत्ता चल रही है उसका केंद्रीकरण हो गया। कौन सा? केंद्रीकरण। और इन शब्दों को एक एक बारीकियों के साथ मैंने आपको बताया है, और बताया है स्टार वाली क्लास में। तो वो क्लास से आप जाकर देख सकते हो, आपको लिंक यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, या आप अगर सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां से भी चीजों को देख सकते हो। आगे तभी समझ में आएगा जब आप पिछली क्लासों को देख लेंगे। तो सत्ता का केंद्रीकरण में एक काम किया गया। तो यहां पर एक काम किया गया, यहां पर आप देखोगे बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहां का? बंगाल का आपका गवर्नर जनरल था। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या हुआ? पद चेंज कर दिया गया, पद नाम बदल दिया गया, और पद नाम क्या कर दिया गया? और वो पद नाम क्या हो गया भैया? वो आपका हो गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो अब देखिएगा, अब ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो यहां से अब इसके पास दायित्व ज्यादा हो गए। तो उसके लिए आप देखिएगा, ये जो भारत का गवर्नर जनरल है, तो आप 1784-73 वहीं से पढ़ोगे,
कि जो गवर्नर बना, फिर गवर्नर जनरल बना, उनके नामों में जो चेंज हुआ, उनकी सहायता के लिए एक परिषद दी गई, उस जिसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल की परिषद। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे गवर्नर जनरल की परिषद। और ये जो गवर्नर जनरल की परिषद है, बात समझें, ये गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इस परिषद में यहां पर एक चेंजमेंट कर दिया गया। यहीं पर आप देखिएगा अंतरिम विधि सदस्य जोड़ा गया। कौन सा? अंतरिम विधि सदस्य। तो आपसे ये बात कह सकता है कि जो अंतरिम विधि सदस्य है, किसकी बात कर रहा है? अंतरिम विधि सदस्य। और ये जो अंतरिम विधि सदस्य है, ये किस अधिनियम के तहत आ रहा है? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत आ रहा है। किसके तहत? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत आ रहा है। तो अब ये है कौन? भारत का अंतरिम विधि सदस्य आप देखिएगा है कौन? तो यही लॉर्ड मैकाले। कौन से हैं भैया? लॉर्ड मैकाले। तो आप याद करें कि भारत का प्रथम अंतरिम विधि सदस्य कौन था, और भारतीय विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना। आपको मैं एक एक चीज यहां पर बताने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। ये आपकी क्लास जो है आपको दरोगा बनाएगी, निश्चित ही बनाएगी, ये मेरा कहना है। ठीक है, ये मेरा कहना है। तो लॉर्ड मैकाले 1833 चार्टर अधिनियम से मैंने आपको एक एक चीज, आगे चल के इसी विधि सदस्य को परमानेंट किया जाएगा, और परमानेंट करने के बाद आपको इंग्लैंड में विधि आयोग दिया जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा, ये मैंने सीधा बताया कि इस भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय विधि आयोग ने। और भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन? लॉर्ड मैकाले। और आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन याद करो, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो यहां पर एक याद रखें, आपसे पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, किसकी बात करेगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन से हो जाएंगे भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहां से याद करो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा हो गया? कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भैया आपके कौन से आ गए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारतीय विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, भारत का प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, वो भी कैसा? अंतरिम विधि सदस्य है, पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। ठीक, इस बात को समझ गए हों तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वहां उनको भी परीक्षा देनी है। आप अकेले नहीं पढ़ें, उनको भी पढ़ाएं। तो इसका लें स्क्रीनशॉट और हम बढ़ जाते हैं भाई आगे की ओर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर बात हम दंड संहिता में अपराध की करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो ज़्यादातर आपको चीज़ें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैं वही चीज़ें लाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मेरी टीम बस उसी पर काम कर रही है कि आपकी परीक्षा आप बहुत अच्छे तरीके से दें। तो दीपावली है, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हमें पढ़ना है। ठीक है, आइए। तो जब आप बात करेंगे किसकी? अपराध की, तो सीधा क्वेश्चन आ गया भाई मूल में आ गए। किस पे आ गए? अपराध। तो यहां से सीधा अपराध तो आप सबको पता है कि विधि के भाषा में क्या कहे जाते हैं। तो जो अपराध है, आपसे सीधा पूछेगा अपराध के तत्व कितने हैं। क्या क्वेश्चन करेगा? सीधा क्वेश्चन आएगा, या कहेगा निम्न में से कौन सा अपराध का तत्व है या कौन सा अपराध का तत्व नहीं है। तो यहां से याद करो, हमने कहा अपराध के तत्व। तो अपराध के तत्व जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे भाई? 4। सीधा क्वेश्चन याद करो कि अपराध के तत्वों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? तो आओ नंबर 1 पे बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाएगा कौन सा? आपका व्यक्ति। कौन सा आ जाएगा? व्यक्ति आ जाएगा।
तो ये व्यक्ति कैसे अपराध हुआ? तो कहा गया कि जो व्यक्ति होता है, कौन सा व्यक्ति, किसी कार्य को अपराध होने के लिए, बात समझो, व्यक्ति में कहा गया किसी कार्य को अपराध होने के लिए इसे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। भाई ऐसे कैसे अपराध होगा कि कोई अपराध होने से किसी व्यक्ति, अब इसी में कंपनी आ जाती हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति द्वारा ही तो संचालित होती हैं। तो पहली बात किसकी आ गई? व्यक्ति की, कि अपराध की जो 4 तत्व हैं, एक तत्व कौन सा है? मानव। अब अगर दूसरे चरण में जाए तो कहा गया आपराधिक मनोस्थिति में दुराशय। भाई आपराधिक मनोस्थिति में नंबर 2 पे बात करो, आपराधिक, किसकी बात करोगे? आपराधिक, आपका आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय, मनः स्थिति या दुराशय। तो ये बात नंबर 2 की होगी, आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय। इनको आप नोट्स तैयार करें, अगर बगैर नोट्स के जा रहे हैं परीक्षा में तो फिर जाना पड़ता है भाई, क्योंकि यहां से चीजें आप एक दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हो अगर आपकी कॉपी में चीजें लिखी हुई रखी हैं, कोई टेंशन नहीं। पर अगर कलेक्शन नहीं है तो थोड़ा तो भाई दिक्कत होती है, सभी को होती है। एग्जाम में यही मेरा भविष्य है और उसे सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को ना खराब करें, कि जो भविष्य है उसे भविष्य में निपटाएंगे, जो वर्तमान में है अगर हमने वर्तमान को अच्छे से जिया तो भविष्य में हमें टेंशन होने वाली नहीं है। बस एक चीज करें, वर्तमान को जिएं, भूत से सीखें और भविष्य से आप देखोगे आशाएं करें कि हम ऐसा करेंगे। तो ये थीम पर काम करें, ना कि वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं भविष्य बन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भविष्य बनाने के लिए वर्तमान को भी ध्यान में रखें कि वो तो नहीं खराब हो रहा है, और अगर वर्तमान खराब हो रहा है तो भविष्य संभवतः हो सकता है अच्छा, पर मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए तो नंबर 2 बात करते आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय। नंबर 3 पे क्या करेंगे? आपराधिक कृत्य आ जाएंगे। नंबर 3 में क्या आ जाएगा? नंबर 3 में बात करेंगे किसकी? आपराधिक कृत्य। ये क्लास भैया आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है। किसकी? आपराधिक कृत्य की बात करोगे। नंबर 4 किसकी बात करोगे? नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या आएगा? तो नंबर 4 में कहा गया कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव के लिया गया या संपूर्ण समाज को एक क्षति। क्या कहते हैं? कि कार्य द्वारा, आपके कार्य द्वारा किसी मानव को या संपूर्ण समाज को क्षति, तो भी अपराध है। कि बम दगाओ भाई आपने ऐसे खुली जगह पे रख दिया पर उससे कई लोगों को क्षति हो गई, तो यह अपराध तो है भाई। ठीक है, तो कहा गया संपूर्ण समाज को एक क्षति। किसकी बात की गई? संपूर्ण समाज को एक क्षति, अब इसको आप 2-3 बातों में भी कह सकते हो या दूसरा लगा लो कि संपूर्ण समाज को क्षति या किसी दूसरे मानव कार्य द्वारा। बात समझो, कार्य किसका होगा? अपना ही तो होगा। कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव, किसको? किसी दूसरे मानव। तो अब देखोगे अगर कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को भी कोई क्षति होती है तब भी वो अपराध ही माना जाएगा। और यहां पर अपराध के तत्व कितने हैं? 4। नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय, ठीक है, नंबर 3 आपराधिक कृत्य, दूसरी बात कह दो कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति, अगर है तो वो अपराध है। ठीक, तो इसका आप सब ले स्क्रीनशॉट और हम चलते हैं आगे की भाषा पे। किस पे? अगली भाषा पे। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें और इनके नोट्स तैयार करें, आपकी धाराएं आने वाली हैं। ठीक है, अब जब इनकी बात कर दोगे तो ये आप देखोगे आपराधिक तत्व हो गए, 4। कितने हो गए? 4 तत्व।
आप किसकी बात करेंगे, तो यहां पर एक चरण की बात कर लेंगे। फिर धाराओं पर आते हैं, किसकी बात कर लेंगे, आपराधिक चरणों की बात कर लेंगे। तो आपसे ये सीधा सीधा आपराधिक चरण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपराधिक चरण होते क्या हैं। तो आइए किसकी बात करेगा, आपराधिक चरणों की, आपराधिक चरणों की। तो आपसे अगर सीधा कहेगा आपराधिक चरणों की बात करोगे तो चरण कितने होते हैं, तो चरणों की बात भी करोगे तो कितने आ जाएंगे, 4। याद करो कि अपराध के तत्व कितने हैं, 4, और आपराधिक चरणों की बात की जाए तो वो भी कितने हैं, 4। ठीक है, दोनों में 4 ही आने, चाहे आपराधिक तत्व। तो अब इसमें क्या क्या है, नंबर 1 आओ, तो नंबर 1 पे जो बात करेंगे वो हम करेंगे आशय। ठीक, अभी मैं इनको समझा रहा हूं आशय क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम आशय कहें तो आइए देखते हैं कि आशय क्या होता है। आशय, ठीक, अब एक आशय हो गया, दूसरा कौन सा भाई, एक तो आशय। अब आगे वाली की बात करोगे कि आशय होता क्या है भाई। ठीक है, आशय क्या होता है, अब इससे थोड़ा समझ में आएगी, तैयारी। नंबर 2 पे कौन सा आ गया, तैयारी। नंबर 3 पे आएगा आपका प्रयत्न, और यहां पर आ गया पूर्ण। क्या करोगे, पूर्ण। अब आप देखोगे पूर्ण की बात करो तो आओ मैं इनको आपको चीजों को बताता हूं। आज से जैसे अपराध के चरण की बात कर लो कि इतने चरणों में अपराध होने की शंका है, बात कहने का मतलब। आज से जैसे आया कि आप कोई काम करने वाले हो, ठीक, क्या करने वाले हो, कोई काम करने वाले हो, तो आपके मन में एक विचार आया कि आज मामा की हत्या करनी है। किसकी हत्या करनी भाई, मामा की। तो ये आपका आशय हो गया, बात समझिएगा। वैसे हत्या मत करिएगा, ठीक, पता लगे प्रयाग एकेडमी में बताया गया था, तो ऐसा नहीं है। आशय का मतलब ये गया, अब मामा की जो हत्या हो रही है उसके लिए आप प्लानिंग करने लगे कि कैसे मारना है भाई, तो वो क्या हो गए, तैयारी। पता लगा एक दिन आपने फायर झोंक दी, तो ये हो गया प्रयत्न, कर दिया और वो फायर लग गई, अब मामा निपट गए, तो वो काम क्या हो गया, पूरा। कि मन में जो विचार आया वो आशय, उसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया, वो तैयारी, फिर काम को करा, ठीक है, प्रयत्न, और जब प्रयत्न किया तो काम पूरा हो गया। तो वही चौथा चरण क्या हो गया, काम पूरा होने का। कि आपराधिक चरणों की संख्या कितनी है, 4, आशय, तैयारी, प्रयत्न, पूर्ण। इन्हें याद करें, आशय, तैयारी, प्रयत्न, पूर्ण। अब जब हम बात करेंगे आईपीसी पढ़ रहे भाई, तो अगर हम आगे इसको लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्या करते हैं, फिर बढ़ते हैं, तो इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर। तो अब यहीं से हम प्रारंभ कर देते हैं धारा आईपीसी। भाई छोटी छोटी चीजें थी, आपके एग्जाम के दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण लग रही हैं, तो मैं उन चीजों को आपको करा रहा हूं। क्या है कि उन चीजों को मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो आओ आगे बात करेंगे। अब हम यहां से आईपीसी, इंडियन पीनल कोड पढ़ने लगेंगे। आईपीसी क्या पढ़ लेंगे, आईपीसी का विवरण। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो आईपीसी पढ़ेंगे तो यहां पर आपको 23 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे। कितने अध्याय, 23 अध्याय। तो आपसे कहेगा अध्याय कितने हैं, तो भैया 23 अध्यायों को पढ़ना है। कितने अध्यायों को पढ़ना है, 23। इसके बाद जब यहां पर बात करोगे कि धाराएं कितनी हैं, धाराओं की बात करोगे, धाराएं, तो यहां पर धाराओं की संख्या है 511। क्या है, 511। और ये जो भारतीय दंड संहिता परिक्रिया है, क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है, कौन सा, इसी की बात करो, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया। तो आपसे ये कह सकता है भारतीय दंड संहिता परिक्रिया कब आई, तो याद रखिएगा 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1862।
लागू कर दी गई। क्या कर दी गई? लागू। ठीक, आप इसका लें स्क्रीनशॉट और चीजों को नोट्स के साथ करते रहें और भैया क्लास को शेयर करते रहें, पहुंचाते रहें भाई सबके पास। अब आ गया भैया प्रयाग एकेडमी की आईपीसी की फटाफट सीरीज, जल्दी से जल्दी 12 तक कंप्लीट। 12 तक क्या करेंगे? कंप्लीट। कम में ज्यादा कराएंगे भाई, कम से कम ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में धुआंधार तरीके से होगा काम। तो ठीक है, आ जाएं। ठीक है, इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, अब इसको हम करते हैं फिर से रफ और बढ़ जाते हैं प्रथम अध्याय की ओर। और यहां पर आप देखोगे प्रथम अध्याय के बाद अन्य अध्यायों को हम अगले चरण में पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे? अगले चरण में पढ़ेंगे। तो आप देखोगे प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो अध्याय 1, अध्याय फर्स्ट। अब इस अध्याय फर्स्ट में कहां से आएगा? तो यहां आती है भैया प्रस्तावना। प्रस्तावना कि अध्याय 1 क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना में धाराएं कहां से आएंगी? 1 से 5। कहां तक आएंगी? 1 से 5। तो इसकी बात करेंगे तो यहां पर धाराएं कहां से आ गई? 1 से 5 आ गई। तो ये हो गया भैया आपका अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? प्रस्तावना है। और इस प्रस्तावनाओं में धाराएं कितनी है? 1 से 5। कितनी है? 1 से 5। वहां आर्टिकल में जाओ तो 1 से 4 है, यहां पर कितनी है? 1 से 5, थोड़ा अंतर है। ठीक है, ठीक है। आइए आप प्रथम धारा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट धारा। तो आप देखो कि जब हम प्रारंभ करते हैं तो जहां से प्रारंभ करते हैं, जो प्रारंभ करते हैं, पहले हम उसके नाम की तो व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? उसके नाम की ही तो व्याख्या करेंगे। तो कहा गया संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, कि संहिता का नाम क्या होगा और यह संहिता कहां तक लागू होगी। ठीक है, कि संहिता का नाम। पहला क्वेश्चन आपसे धारा 1 क्या कहती है? वो कहती है संहिता का नाम। संहिता का नाम। तब आप देखोगे संहिता का नाम एवं दूसरा बात करी कि संहिता का नाम क्या होगा, ये तो आपको है, या एवं कह दो या और कह दो, उसके प्रवर्तन का विस्तार। एवं उसके प्रवर्तन का विस्तार। ठीक, उसके प्रवर्तन का क्या कर दोगे? विस्तार। तो धारा 1 कहती है। तो आप याद करो संहिता का नाम एवं उसके प्रवर्तन का विस्तार, धारा 1। अब हम बात करेंगे धारा 2 की। भैया धारा बह रही है, आप ज्यादा से ज्यादा धारा के साथ बहने का प्रयास करें। एक एक चीज मिलने वाली है भाई यहाँ पर, एक एक, और इसकी मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाला हूं, एक एक चीज करवाने वाला हूं। तो अब भैया धारा 2, धारा 2 ये कहती है यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है। क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है तो इसे संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति, क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति, बात समझो, यदि कोई व्यक्ति, किसकी बात कर रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति, बात समझो, यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर, किसकी बात करेगा? यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर। तो अब यहां पर आप देखोगे, 1 मिनट, थोड़ा दिक्कत है। धारा 3 लिखो जल्दी। अब आप देखिएगा, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है तो, क्या करता है? भारत के भीतर अपराध करता है तो, बात समझो कि भाई भारत के भीतर तो करोगे, यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। क्या होगा? इस संहिता
के अधीन दंडनीय होगा। तो बात को समझो कि अगर कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भारत, कोई भी व्यक्ति हो, अगर भारत के अंदर कोई भी अपराध करता है तो इस दंड संहिता के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। और अपराध की श्रेणियां और तत्व चरण मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी। अब बात धारा 3 की आएगी। किसकी आएगी? धारा 3। 5 धाराएं, हम उतनी धाराओं को करेंगे जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे आगे चल के हम धाराओं को अच्छे तरीके से करेंगे, पर आपका अध्याय बता देंगे, शायद वो अध्याय से ही क्वेश्चन कर दें। ठीक है, तो धारा 3 की बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करे, अभी तक तो कहा गया यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर अपराध कर रहा है, अब कह रहा है यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है, तो किसकी बात कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो भी इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। क्या कहेगा? तो भी इस संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। तो यहां से आप देखिएगा क्या होगा? दंडनीय होगा। तो आप देखिएगा, चाहे आप भारत के बाहर करो, चाहे आप भारत के अंदर करो, पर आपका ये बात दंडनीय ही होगा। तो आप देखिएगा यहां पर मैंने 3 धाराएं बताई। एक बताया भारत का नाम एवं उसके प्रवर्तन का विस्तार कहां तक जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है तो इस संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है। तीसरी बात कही गई कि अगर यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करे तब भी इस संहिता के अधीन क्या होगा? दंडनीय होगा। तो आप देखिएगा आज हम क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, और नेक्स्ट क्लास में आपका मैं अध्याय 2 से लगा के अध्याय 4 तक चीजें करवाऊंगा। और जल्दी जल्दी करना है तो आप आ जाएं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, आपको लगातार क्लासें मिलेंगी। तो आज हम क्लास को यहीं देते विराम। जय हिंद, जय भारत।